नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बायोलॉजिकल साइंसेस या बायोलॉजी के रिलेटेड जो फील्ड होते हैं, स्पेसिफिकली बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, या इस फील्ड में आपको रिसर्च अगर करना है, ड्रग डिस्कवरी फील्ड में, वैक्सीन डेवलपमेंट के फील्ड में, तो आपको कैसे प्रोसीड करना चाहिए और क्या क्या पाथ है स्पेसिफिकली अगर आप इंडिया में करना चाहते हैं। फ्रॉम बेस्ड एकदम स्कूल लेवल से शुरू करके मैं एकदम रिसर्च लेवल तक बताऊँगा। और अगर जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर पता नहीं मैं कौन हूँ, तो मैं अपना पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम संजय दास है और मैं अपना जो ग्रेजुएशन है बायोलॉजिकल साइंस में किया था वेस्ट बंगाल से, KNU, अगर आपको पता होगा, काजी नजरुल यूनिवर्सिटी। और देन मैं अपना मास्टर जो करने आया था दिल्ली में आ गया था, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली में, स्कूल ऑफ लाइफ साइंस से मैं अपना मास्टर्स किया हूँ। देन आई एम डूइंग द PhD इन द फील्ड ऑफ द स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, जहाँ पर हम लोग ड्रग से रिलेटेड ड्रग डिस्कवरी का फील्ड स्पेसिफिकली बोल सकते हैं। और मैं स्टूडेंट को गाइड भी करता हूँ। मेरा एक चैनल है स्टडी विद संजय दास, आप सर्च कर सकते हैं, या संजय JNU लिखिएगा तो आ जाएगा। तो वहाँ पर मैं गाइड करता हूँ। मोर देन आई थिंक 10,000 स्टूडेंट्स को मैं अब तक गाइड कर चुका हूँ और बहुत अच्छे जगह अभी स्टूडेंट्स हैं। तो इसलिए मैं ये वीडियो स्पेसिफिकली गाइड करना चाहता हूँ फ्रॉम बेस, क्योंकि मेजरली मैं बैचलर से PhD तक और बैचलर एग्ज़ाम के बारे में बताता हूँ। इस बार मैं इस वीडियो में स्पेसिफिकली इंक्लूड करूँगा कि आपको अगर बेस से स्कूल लेवल से सोचना है कैसे करना है, तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा इस वीडियो को, स्पेसिफिकली वीडियो के थ्रू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लेन कि आप अगर स्कूलिंग में हैं, सपोज आप प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं या आप हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, प्राइमरी स्कूल में और हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो मैं इतना प्रेशर आपको ये इसलिए नहीं दूंगा कि आप पढ़िए। इस टाइम में आपका ग्रोइंग फेज़ होता है और एक्सप्लोरेशन का फेज़ होता है। आप सीखते हैं बहुत सारी चीज़ें कि पढ़ा कैसे जाता है, पढ़ाई क्या होता है, तो लर्निंग क्या होता है, लर्निंग बेस्ड जो चीज़ें होता है, जैसे बायोलॉजी हुआ, केमिस्ट्री हो, तो फिजिकल साइंस। मेरे टाइम मैं जब पढ़ा था, मेरा तो वहाँ पर फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, ये सब इंक्लूडेड था। तो स्पेसिफिकली 10th तक तो सब पढ़ाया जाता है। तो उस फेज़ में मैं अपने टाइम क्या करता था कि मैं अपना थोड़ा बता दे रहा हूँ, फिर आपको बताऊँगा कि कैसे जाना है। कि मैं हमको पता था पहले से कि मैं बायोलॉजी की फील्ड में जाना चाहता हूँ, रिसर्च करना चाहता हूँ। तो मैं स्पेसिफिकली बायोलॉजी को बहुत अच्छे से पढ़ा था और मैं वहाँ पर इंटरेस्ट डेवलप हो गया था कि मुझे इस लाइन में ही जाना है। तो आप भी ये करिए। आप स्पेसिफिकली इस फील्ड में जब आना चाहते हैं तो आप बायोलॉजी के बारे में पढ़िए या केमिस्ट्री के। आप बहुत सारे स्टूडेंट्स हो जाएगा केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स अलग होगा। बायोलॉजी ले लिए तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री से शूट करना मिल जाएगा। ये सबसे बड़ा आपका भ्रम है। आप ये करिएगा और आप देखिएगा उसके बाद कि भाई बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो सब पढ़ना पड़ रहा है, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सब इंटरलिंक्ड है। विदाउट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स बायोलॉजी नहीं चल सकता है। तो ये जब पढ़ रहे हैं आप 10th और 12th के, तो आप चारों सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करिए अच्छे से। उससे आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा। जितना अच्छा बेस और कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग होगा, उतना अच्छा आप रिसर्च कर पाइएगा इसके फील्ड में, स्पेसिफिकली इन द फील्ड ऑफ द बायोलॉजिकल साइंसेस। तो 10th के बाद स्टूडेंट को एक मात्रा होता है कि भाई कॉमर्स लेना है, क्योंकि 10th पास किए उसके बाद आपका नंबर के ऊपर निर्धारित होगा। और सोशल प्रेशर होता है, घर का प्रेशर होता है कि आप क्या लीजिएगा। उस प्रेशर में मत जाइएगा। आप अपने देखिए कि कन्विंस कीजिए घर वाले को कि आपको इंटरेस्ट क्या है। आपको आर्ट्स फील्ड में जाना है, साइंस के फील्ड में जाना है, कॉमर्स के फील्ड में जाना है। अगर आप साइंस में इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली यू शुड चूज द साइंस। अगर आपको दूसरा कुछ करना है तो आप स्विच कर सकते हैं। ऐसा छोटा बड़ा कुछ नहीं होता कि साइंस यहाँ है, आर्ट्स यहाँ है, ऐसा कुछ नहीं है। सब फील्ड में अपना अपना रोल है और अपना अपना काम होता है। तो वहाँ पर आपको साइंस लेना पड़ेगा स्पेसिफिकली। आप साइंस में 11th 12th के, ठीक है सपोज। तो 11th 12th में एक प्रेशर होता है, मेजॉरिटी स्टूडेंट डाइवर्स हो जाता है, कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लेता है कि हमको मेडिकल में जाना है, हमको इंजीनियरिंग में जाना है। तो अगर आपको इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना है तो तब आपको एग्ज़ाम का प्रिपरेशन आपको करना चाहिए। पता है GMENS का एग्ज़ाम होता है, IIT के एग्ज़ाम होता है। और अगर आपको मेडिकल के फील्ड में जाना है तो आप स्पेसिफिकली आप नीट के एग्ज़ाम होता है ऑल इंडिया लेवल में, उसका प्रिपरेशन करते हैं स्टूडेंट्स। अगर आपको रिसर्च के फील्ड में स्पेसिफिकली आना है, डायरेक्ट घुसना है, उसके थ्रू भी घुस सकता है, लेकिन इसके थ्रू अगर घुसना है आपको, तो सिंपली जो आपको करना पड़ेगा कि आप जो आपका कॉलेज है सामने, यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ पर आपका पता चलेगा। देखिएगा 12th के बाद ही आपका वो एप्लीकेशन फॉर्म निकल जाता है। तो आप अगर फॉर्म भरना है, वहाँ पर जाना है। बहुत सारे यूनिवर्सिटी में आपका एग्जाम होता है, बहुत सारे यूनिवर्सिटी में आपको ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट मार्क्स यू गॉट फ्रॉम, यही चीज़ मतलब आपका हायर सेकेंडरी में कितना आपको मार्क्स मिला, उसके बेसिस में एडमिशन होता है। तो आपको वहाँ पर चूज़ करना पड़ेगा कि आपको केमिस्ट्री में लेना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंस में आपका माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, बहुत सारे फील्डेड है। आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार आप सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपका जब ग्रेजुएशन हो जाएगा, उसके बाद एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, मास्टर लेवल का एग्ज़ाम होता है। देन आप उस सब्जेक्ट में मास्टर्स कर सकते हैं या स्विच कर सकते हैं बायोलॉजी के फील्ड में या केमिस्ट्री के फील्ड में या फिजिक्स के, आप स्विच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देन वहाँ पर स्विच करने के बाद आपको मास्टर्स करना पड़ेगा। मास्टर में जाने के पहले आपको मास्टर का एंट्रांस एग्जामिनेशन होता है ऑल ओवर इंडिया में, जिसका नाम है CUCET।
और अगर बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में आपको मास्टर्स करना है तो आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा जिसका नाम है GATB। उसके अलावा भी एक एग्ज़ाम है जिसका नाम है IIT JAM। तो ये सब 3 एग्ज़ाम 4 एग्ज़ाम है जो बायोलॉजी के फील्ड में स्पेसिफिकली आप जा सकते हैं कोई दिक्कत बिना। आपको बस ये एंट्रेंस निकालना होगा, रैंक अच्छा होना चाहिए, उसके बाद आप मास्टर्स में जा सकते हैं। अभी UGC ने नया एक नॉर्म्स दिया है कि आप बैचलर्स के बाद भी डायरेक्ट PhD में एनरोल हो सकते हैं। वो होने के बाद मे भी ये लोग मास्टर्स का क्राइटेरिया हटा दें, लेकिन बैचलर्स अभी 3 ईयर का होता है। अगर ये क्राइटेरिया आया तो आपका बैचलर्स 4 साल का होगा। वहाँ पर रिसर्च बेस्ड बैचलर्स होगा, 1 साल आपका रिसर्च भी रहेगा उसमें। उसके बाद आप जब मास्टर्स में आप कंप्लीट कर दिए मास्टर्स, तो मास्टर्स के बाद आपको अगर PhD में एनरोल करना है या रिसर्च करना है तो उसके लिए आपको एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, फंडिंग एग्ज़ाम। क्योंकि आपको PhD के दौरान आपको फंडिंग एजेंसीज होता है, गवर्नमेंट भी होता है और प्राइवेट भी होते हैं। तो गवर्नमेंट का अगर एजेंसी से आपको फंड लेना है तो आपको कुछ एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। कोई भी एक निकाल लीजिए, जैसे CSIR नेट हो गया। आर्ट्स के बिल में वो स्पेसिफिकली UGC होता है और जॉइंट एग्ज़ाम होता है दोनों, तो आपको CSIR एग्ज़ाम देना पड़ेगा। नहीं तो ICMR का एग्ज़ाम दे दीजिए, नहीं तो आप DBT का एग्ज़ाम दे दीजिए, नहीं तो अगर आप यूनिवर्सिटी के टॉपर है तो TBT इंस्पायर फेलोशिप मिलता है, उसके थ्रू भी आ सकते हैं। तो ये फेलोशिप एग्ज़ाम इनरोल करने के बाद आप बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूट है इंडिया में, वहाँ पर आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आप वहाँ पर इंटरव्यू दीजिएगा। शॉर्टलिस्ट अगर होते हैं देन इंटरव्यू के बाद वहाँ पर सिलेक्शन होगा, देन यू कैन स्टार्ट योर PhD प्रोग्राम। तो PhD प्रोग्राम इज नथिंग इज लर्निंग बेस्ड रिसर्च डिग्री यू कैन से, एक जहाँ पर आपको क्रिटिकल थिंकिंग कैसे करना है ये आपको पता चलेगा, वहाँ पर लर्निंग होगा। आपको रिसर्च क्वेश्चन कैसे डेवलप करना है, उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, किस तरह का मेथोडोलॉजी यूज़ करना है, देन उसको डेटा को कैसे इंटरप्रेट करना है, उसका कंक्लूजन कैसे रखना है, रिमार्क कैसे देना है। अल्टीमेटली वो जो आप रिसर्च किए हैं उसको पब्लिकेशन के फॉर्म में आप मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट करते हैं और आपका वो पब्लिकेशन के आधार में या बहुत सारे क्राइटेरिया होता है उसके आधार में आपका PhD होगा, जो गवर्नमेंट के अनुसार नॉर्म्स के अनुसार 3-4 साल 5 साल के अंदर हो जाना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको देखना पड़ेगा। ये तो पाथ हो गया जो आपको रिसर्च करना है। अब बात हुआ कि आपको कैसे जाना चाहिए। दिस इज़ द पाथ, इस रोड में आपको चलना है, लेकिन कैसे चलना है ये आपके ऊपर निर्धारित होता है। जैसे मैं अगर बताऊँ तो आप देखिएगा कि रिसर्च फील्ड में अगर आपको आना है तो आपको सबसे बेस्ट मेरे अनुसार जो आपको करना चाहिए कि आपका बेसिक जो है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। देखिए सुविधाएं और कितना सुविधाएं मिल रहा है नहीं मिल रहा है उसको एक अलग टर्म्स है, लेकिन कितना सुविधाएं आपको मिल रहा है और उसको इस्तेमाल करके कितना आप सीखे हैं इसके ऊपर निर्धारित होता है कि आप क्या बनिएगा। क्योंकि हर जगह में कोई ना कुछ चीज़ कमी रहेगा और उस कमी को आपको फुलफिलमेंट करना पड़ेगा जो चीज़ है उसके इस्तेमाल करके। तो आप स्कूल लेवल में या बैचलर्स लेवल में कभी से आप रिसर्च बेस्ड लर्निंग शुरू कर दीजिए। बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं। अगर मैं बायोलॉजी की बात करूँ तो आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ सेल्स मिल जाएगा, वाटसन का बुक मिल जाएगा आपको। क्या बोले आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए एल्बर्ट्स का भी एक बुक होता है जिसको सेल बायोलॉजी के लिए पढ़ा जाता है स्पेसिफिकली। हुबे एक ऑथर है जिसका इम्यूनोलॉजी का बुक है और बहुत सारे ऑथर है। उस बुक को पढ़िए, डायग्राम्स को देखिए, विजुलाइज कीजिए, क्योंकि साइंस अगर करना है तो विजुलाइज करना जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिसर्च बेस्ड लर्निंग करना शुरू कर दीजिए बैचलर्स लेवल में। आप एक्सपोजर लीजिए, मेथोडोलॉजी सीखिए, क्या क्या मेथोडोलॉजी है, कैसे करना होता है। इज़ नथिंग, कोई भी चीज़ आपको चाहिए, क्वेश्चन डेवलप करना है, क्वेश्चन डेवलप कैसे कीजिएगा जब आपको नॉलेज पता होगा। प्लांट अगर फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो कैसे कर रहा है, अगर आपको प्रोसेस नहीं पता है क्वेश्चन डेवलप नहीं कर पाइए। क्वेश्चन पहले डेवलप करो, क्वेश्चन डेवलप करने के बाद उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। एग्जीक्यूट करने के लिए आपको मेथोडोलॉजी सीखना पड़ेगा, कौन सा मेथोडोलॉजी, कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपको चाहिए। उसके बाद डेटा आएगा आपके पास, है ना, रिजल्ट आएगा। वो रिजल्ट और डेटा को कैसे एनालाइज करना है वो भी एक तरह का स्किल होता है। देन उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है वो भी एक तरह का स्किल है। क्रिटिकल थिंकिंग करना पड़ेगा, इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा। उसके बाद आप रिसर्च एक बढ़िया कर सकते हैं। देन यू कैन गेट सम आउटपुट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर थिंग्स। तो ये सब चीज़ जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हमको देखिए, अगर रिसर्च बेस्ड लर्निंग और बायोलॉजिकल फील्ड में बताऊं तो मुझे बहुत सारे गैप भी दिखता है। और गैप क्यों दिखता है, क्योंकि जो जैसे पढ़ाया जा रहा है इस यूनिवर्सिटीज़ में और इंस्टीट्यूट में, ऐसे अगर पढ़ाते रहें प्रोफेसर और टीचर तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। और आप एक क्रिटिकल थिंकर के जगह, एक ब्रेनियल माइंड के जगह आप एक रोबोट बना सकते हैं। बढ़िया इंसान तो नहीं बनेगा, रोबोट बहुत बढ़िया बन जाएगा। तो क्योंकि दिक्कत ये है कि आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको पीपीटी दे दी जा रहा है, आपको नोट्स दे दी जा रहा है, आपको पढ़ रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, नंबर मिल रहा है, खत्म। दिस कॉल द डिग्री बेस्ड लर्निंग। क्योंकि डिग्री पाने के लिए आप कैसे पढ़ रहे हैं उसके ऊपर आप अपना स्केड्यूल को सेट किए। उल्टा होना चाहिए, लर्निंग बेस्ड डिग्री होना चाहिए कि आप कैसे सीख रहे हैं उसके ऊपर उसको इवैल्यूएट करके आपका डिग्री होना चाहिए। है तो वही, लेकिन हो कुछ और रहा है। तो
इस चीज़ को थोड़ा ट्विस्ट करके अगर आप कीजिएगा, क्योंकि देखिए अगर सिस्टम लेवल में नहीं हो रहा तो खुद के लेवल में करना पड़ेगा। कैसे करिएगा? सिंपली जब आप पढ़ाई लिखाई करते हैं तो आप देखिए कि सिलेबस क्या है, आपको चाहिए क्या, क्या सीखना चाह रहे हैं, तो वो वर्चुअल लर्निंग करने का कोशिश कीजिए। अभी यूट्यूब आ गया, आपके पास बहुत सारे कंपनीज है, आप जाइएगा यूट्यूब में एनिमेशन वीडियो सर्च कीजिएगा बायोलॉजिकल, आपको बहुत सारे मिल जाएगा। और 3D में बायोलॉजी को सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना 3D के लेवल में सोच के आप बायोलॉजी का क्वेश्चन को एराइज करके आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ 100%। और लर्निंग को आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। लर्निंग अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, आप कैसे सीख रहे हैं, तो आप उस चीज़ को अच्छे से एग्जीक्यूट करके प्रॉब्लम को सिक्योर नहीं कर सकते। देयर हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर अवेलेबल। बायोलॉजी में देखिए कितना सारे लोग कितना डिजीज से जूझ रहे हैं। मतलब आप देखिएगा वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम द कैंसर, सेकेंड इज द डायबिटिक, हार्ट डिजीज, एंड आपका एल्जाइमर हो गया, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ हो गया, आपका इन्फेक्शन हो गया, आपका ऑटो इम्यून डिजीज़ हो गया। बहुत सारे डिजीज़ है और उसका क्योर नहीं है, उसका मेडिसिन नहीं है, उसका थेरापी अवेलेबल नहीं है। उसको सॉल्व करने के लिए आपको इस फील्ड में आके इस चीज़ को समझना पड़ेगा। वो कैसे समझ पाइएगा? जब लर्निंग बेस अच्छा हो, आपका बेस स्ट्रॉन्ग। लर्निंग का प्रोसेस चेंज कीजिए, थोड़ा वर्चुअल लर्निंग करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद सबसे बड़ा दिक्कत आ जाता है फिर आपका इवैल्यूएशन में। आप एग्जाम में तो वही पूछेगा जो आपको पहले क्वेश्चन दे दिया गया था, तो आपको क्वेश्चन पहले आपको बोल दे रहा है कि यहाँ से आएगा, ये पढ़ लो, और आप वो जाके उल्टी करके आ जा रहे हैं। तो वो फैक्चुअल बेस हो गया, कॉन्सेप्ट बेस कहाँ हुआ, क्रिटिकल थिंकिंग कहाँ गया, ये सब चीज़ नहीं आ रहा है। तो हमके अनुसार जैसे लग रहा है कि यूनिवर्सिटीज़ में जो है आप क्रिटिकल थिंकर के जगह आप रोबोटिक्स बना रहे हैं, तो उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ट्विस्ट करने से लर्निंग बेस को थोड़ा चेंज कीजिए। कैसे आप पढ़ा रहे हैं, असाइनमेंट किस तरह का दे रहे हैं, और इवैल्यूएशन कैसे कर रहे हैं। इवैल्यूएशन अगर इस बेसिस में कीजिएगा, हैंडराइटिंग कितना अच्छा है, कितना लिख दे रहा है, या कुछ पहले से पढ़ाया था कितना एग्जैक्ट छाप दे रहा है, उसके बेसिस में अगर नंबर दीजिएगा तो आप पहले रिसोर्स को ख़राब कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ का, दूसरा आप ह्यूमन रिसोर्स को भी ख़राब कर रहे हैं। वो जाके आउटपुट जो निकलेगा वो डेफिनेटली क्या देगा हमको तो नहीं पता। तो मुझे सबसे बड़ा दिक्कत जो पॉइंट लगता है, अगर आपको साइंस करना है तो आपको कुछ आउटपुट देने या कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के मोटो से आना चाहिए, और वो हर फील्ड में ही अच्छा आपको आउटपुट देगा। मेडिकल साइंस के फील्ड में दे सकते हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड में दे सकते हैं, या रिसर्च के लाइन दे सकता है। क्यों मैं बता रहा हूँ, ये जो स्टेटमेंट दिया जाता है मैं बहुत लोगों से सुना हूँ कि मेडिकल कर लो और डॉक्टर बन जाओ, लाइफ सेट हो जाएगा। इंजीनियरिंग में चले जाओ, अच्छा पैकेज ले जाएगा, लाइफ सेट हो जाएगा। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू गेट अ वेरी गुड लाइफ, इसमें कोई दोहराई नहीं है। आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, अच्छा लाइफ आपको मिलना चाहिए, लेकिन ये भी आपका स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, मानसिक आधार नहीं होना चाहिए कि मैं जो है पढ़ रहा हूँ तो मैं सिर्फ कैरियर बनाने के लिए। तो कैरियर बेस्ड लर्निंग जो है वो दिक्कत वाला चीज़ हो जाता है। तो आप इस आधार से सोचिए कि ये प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करना है, ये बहुत बड़ा दिक्कत है और बहुत लोगों का जान ले रहा है। तो जैसे देखिए वन ऑफ द प्रॉब्लम जो बिलियंस ऑफ डॉलर ऑफ रुपीज़ खर्चा किया जा रहा है कैंसर रिसर्च के ऊपर, डायबिटिक्स के ऊपर, और डायबिटीज़ अगर देखिएगा, HIV देखिएगा, ये सब बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और इसका प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। बहुत सारे वायरस के वैक्सीन अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो ये सब जो कैसे होगा, ये रिसर्च के थ्रू आ सकता है, लेकिन लर्निंग बेस आपका कैसे आउटपुट दे रहे हैं इसके ऊपर निर्धारित होगा। एक बहुत अच्छा डेटा आपको देना चाहता हूँ, अगर देखिएगा तो लर्निंग और रिसर्च डेवलपमेंट के मामले में अगर देखिएगा तो कुछ कंट्री बहुत आगे रहते हैं। जैसे मैं अगर बात करूँ स्विट्ज़रलैंड का, जर्मनी का, इजराइल का, जापान का, और आप देख सकते हैं यूनाइटेड नेशन हो गया, आपका चाइना हो गया। इंडिया में हद तक बहुत आगे हैं और मैं चाहता हूँ इंडिया आगे एक नंबर में आए। कैसे होगा देखिए, आप अगर कंपेयर कीजिएगा, सिंपल में कंपेयर अगर करूँ, कंपेयर नहीं करना चाहिए लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूँ। स्विट्ज़रलैंड का अगर पॉपुलेशन देखिएगा, ह्यूमन रिसोर्स अगर देखिएगा, तो उसका जो है आपका 87 लाख पॉपुलेशन है कंट्री में मोर और लेस। और अगर मैं कंपेयर करूँ एक स्टेट से इंडिया का, उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा स्टेट है, वहाँ पर जनसंख्या है 23 करोड़। आप समझ सकते हैं कितना वेरिएशन है, फिर भी स्विट्ज़रलैंड बहुत आगे है रिसर्च में। तो ये सोचना पड़ेगा क्यों, क्योंकि लर्निंग एंड एजुकेशन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस कंट्री और दिस इज़ द बैकबोन ऑफ द कंट्री। मैं आपको बता रहा हूँ, एजुकेशन और लर्निंग अगर अच्छा हो जाए तो कोई भी देश को आप पीछे आगे जा सकते हैं। ये मेरे मानना है और मैं देखा हूँ। तो हम लोग को लर्निंग को थोड़ा चेंज करना है, थोड़ा सा स्विच करना है, कुछ नहीं कि जो टीचर्स है, जो इस कॉलेज के प्रोफेसर्स है, उन लोगों को थोड़ा सा जाकर लर्निंग देना है, वोकेशनल ट्रेनिंग देना है, वर्कशॉप देना है फॉरेन कंट्रीज में 20 दिन के लिए, 30 दिन के लिए। देन उन लोगों को फिर से रिटर्न लाइए इंडिया में और देन उसको सिखाइए कि डिलीवरी कैसे करना है। आई एम नॉट क्वेश्चनिंग अबाउट द हाउ कि किसी को नहीं आता है, आता सबको है, लेकिन बात है डिलीवरी करना है, स्टूडेंट को इंटरेस्टिंग बनाना है। इंटरेस्टिंग बनेगा, स्टूडेंट 3D लेवल में सीख पाएगा, साइंस को समझ पाएगा, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाएगा, तो बढ़िया से सॉल्व कर पाएगा और देश की योगदान में बहुत अच्छा एक भूमिका रोल प्ले करेगा। अच्छा लाइफ तो स्टूडेंट का अच्छा हो गए, लोगों के अच्छा हो गए, उसके साथ साथ देश का भी डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा और सबसे आगे हम लोग आ सकते हैं। तो ये एक तरह का मानसिकता होना चाहिए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड होना चाहिए, ना कि हम इस पोजीशन को ले लेंगे, प्रोफेसर बन जाएंगे, हम टीचर बन जाएंगे, हमारा लाइफ सेट रहेगा। ये जो कर रहे हैं ये थोड़ा दिक्कत वाला बात है।
तो उसमें आप भी खुश नहीं रहेगा। आप कुछ आउटपुट दीजिएगा, आपका लाइफ भी बहुत बढ़िया रहेगा। तो इसी मानसिकता में मैं ये वीडियो बनाया हूँ। और आपको कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं मोर लेस आपको काम 3-4 काम बता दिया। और बाकी आपको अगर मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरा यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं, बायोलॉजी संजय दास। और प्रेमपूर्वक आदरपूर्वक सभी को इतना देर से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।